अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ वदूद ख़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद वदूद ख़ान। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ईटा इंग्लिश प्रिपरेशन का ये लेक्चर नंबर 9 है। और आज के वीडियो में जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है यूनिट 9 क्लास इंग्लिश का यूनिट 9 है, सॉरी क्लास 9 का यूनिट 4। एक पोएम है द डैफोडिल्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि द डैफोडिल्स के बारे में किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। इस पोएम का जो टेक्स्ट है उसमें किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। उसके बाद इसका जो ग्रामर पोर्शन है इस यूनिट का उसको हम डिस्कस करेंगे कि इसमें जो ग्रामर है उसका कंप्लीट डिटेल के साथ मैं समझाऊंगा। फिर आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें ग्रामर में किस तरह के एमसीक्यूज एग्ज़ाम में ईटा में आ सकते हैं। तो आइए चलते हैं इस पोएम को डिस्कस करते हैं। तो द डैफोडिल्स पोएम जो है ये लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि द डैफोडिल्स पोएम किसने लिखा है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। और विलियम वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक पोएट थे, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि रोमांटिक पोएट में इसके बारे में अगर सवाल आता है, उसमें एक नाम मेंशन होता है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ का अगर उसमें नाम है तो आप उस पर ज़रूर टिक निशान लगाइएगा। तो द डैफोडिल्स पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है और विलियम वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक पोएट था। अच्छा, मैंने कुछ एमसीक्यू बनाए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, इस पोएम से रिलेटेड। पहले उसको ज़रा डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद ग्रामर पोर्शन पे जाएंगे। ओके, सबसे पहले एमसीक्यूज देखते हैं। अच्छा, सबसे पहला जो हमारे पास एमसीक्यूज है, ओके, द डैफोडिल्स यानी ये एक पोएम है, इज रिटन बाय। द डैफोडिल्स पोएम जो है वो लिखा है, किसने लिखा है, विलियम ब्लेक, जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो द डैफोडिल्स पोएम किसने लिखा है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास एमसीक्यूज है, विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज बोर्न ऑन, कि विलियम वर्ड्सवर्थ पैदा हुआ था 7 अप्रैल 1770, 3 मार्च 1772। सी हमारा ऑप्शन है 1 मई 1770। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है ना वो 7 अप्रैल 1770 ईस्वी को पैदा हुए थे, ठीक है। तो इसमें ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज बोर्न ऑन 7 अप्रैल 1770। ओके, अच्छा, अगला जो एमसीक्यूज है, द पोएम द डैफोडिल्स इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इन, यानी कि ये जो पोएम है द डैफोडिल्स इसको लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने कौन से साल में लिखा है, 1800, 1805, 1806 और 1807, ठीक है। अब ज़रा सोच लें इसके बारे में एमसीक्यूज अगर आता है तो द डैफोडिल्स पोएम को विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1807 में लिखा था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पोएम के टेक्स्ट में से मैंने कुछ एमसीक्यूज उठाए हैं। पहला लाइन है पोएम का, आई वॉन्डर्ड lonely as a cloud, here I refers to, ठीक है। यानी पहला जो लाइन है, I wandered lonely as a cloud, इसमें आई किसकी तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड, अगर पहला स्टेंजा को मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो विलियम वर्ड्सवर्थ होता है ना वो राइटर है, ठीक है, और वो खुद कह रहा होता है, I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils। यानी ये शायर इसके पहला स्टेंजा में ये कहता है कि मैं बादलों की तरह आवारा घूम रहा था, कि जब अचानक मैंने डेफोडिल्स यानी ये जो एक किस्म के फूल होते हैं इसका एक खूबसूरत सा नज़ारा देखा। तो आई से मुराद यहाँ पे क्या है, द पोएट है, द रीडर है या द क्लाउड्स है। आई जो है प्रोनाउन ये इस्तेमाल हुआ है द पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए, ठीक है, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं, वो खुद क्या है, स्पीकर है, ठीक है। अच्छा, अगला जो एमसीक्यूज है हमारे पास, अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जोकंट कंपनी। ये एक जो है ना स्टेंजा में से एमसीक्यूज है, ठीक है। हियर जोकंट कंपनी रेफर्स टू, यहाँ पे इस लाइन में जोकंट कंपनी का क्या मतलब होता है, ठीक है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ये जुमला दिया होगा कि अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जोकंट कंपनी, हियर जोकंट कंपनी रेफर्स टू, यहाँ पे जोकंट कंपनी किसकी तरफ इशारा कर रहा है, यानी पुरमुसरत कंपनी, जोकंट कंपनी, ठीक है, यानी जो लोग आपका साथ देते हैं। द डैफोडिल्स
फ्रेंड्स ऑफ द पोइट और स्टार्स। तो शायर यहाँ पे ये कह रहा है अ पोइट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जोकन कंपनी, यानी वो जोकन कंपनी जो है ना यहाँ पे इशारा कर रहा है डेफोडिल्स की तरफ। ठीक है, शायर यहाँ पे ये कह रहा है विलियम वर्ड्सवर्थ कि इस तरह का खूबसूरत नज़ारा देखकर डेफोडिल्स का एक शायर खुश रहे बगैर नहीं रह सकता। तो यहाँ पे द डेफोडिल्स का ऑप्शन करेक्ट है। आखिरी जो हमारे पास एमसीक्यूज़ है, यहाँ पे पूछा गया है इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम द डेफोडिल्स व्हाट वाज द पोएट डूइंग, यानी कि जो पहला स्टेंजा है इस पोएम द डेफोडिल्स का, वहाँ पे पहला स्टेंजा में शायर क्या कर रहा था। स्लीपिंग, वो सो रहा था। वॉकिंग एमलेसली, आवारा घूम रहा था। या लुकिंग एट द स्टार्स, या सितारों को देख रहा था। तो पहला स्टेंजा में शायर खुद कहता है आई वॉन्डर्ड लॉन्ली एज अ क्लाउड, मैं आवारा घूम रहा था। तो वॉकिंग एमलेसली, द पोएट वॉज वॉकिंग एमलेसली, वो बगैर किसी मकसद के आवारा इधर उधर घूम फिर रहा था बादलों की तरह। ठीक है, तो ये तो हो गए इस यूनिट से जो टेक्स्ट है इससे एमसीक्यूज हो गए। ये वाले जो एमसीक्यूज है ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है। ये जो आप क्या अगर एसएसटी जनरल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसमें ये वाले एमसीक्यूज आ सकते हैं। बाकी जो टेस्ट हैं जिस तरह पीएसटी है, सीटी है, पीईटी है, डीएम है, या इसके अलावा और टेस्ट हैं टीटी, एटी, इसमें इस तरह के एमसीक्यूज नहीं आते हैं, इसमें ग्रामर आते हैं। ठीक है, तो अगला जो हमारा स्टार्ट है वो है ग्रामर पोर्शन को हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप एसएसटी जनरल के अलावा बाकी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपने सिर्फ एक्सरसाइज के ग्रामर पे फोकस करना है। ठीक है, कभी भी आप बुक को रीड ना करें क्योंकि बुक में से वो कुछ भी नहीं देते। ठीक है, जितने भी आप पेपर उठा के देख लो, मोस्ट ऑफ द टाइम कभी कभार वो बुक में से कोई चीज़ दे देते हैं। ठीक है, टेक्स्ट में से, लेकिन टेक्स्ट में से तब देते हैं जब आपका वो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होता है। एसएसटी बायोकेमिस्ट्री अगर हो तो उसको आपको 9th-10th की बायो पढ़नी पड़ेगी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बायो पढ़नी पड़ेगी। अगर आपका एसएसटी जनरल है तो 9th-10th इंग्लिश, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपका एसएसटी फिजिक्स मैथ है तो आपको 9th-10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की मैथ्स की बुक्स पढ़नी पड़ेगी क्योंकि वहाँ से बुक से एमसीक्यूज देते हैं। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। ठीक है, इंग्लिश में आपको बुक भी पढ़नी पड़ेगी, साथ में ग्रामर भी पढ़ना पड़ेगा। तो बाकी जो पोस्ट है एसएसटी के अलावा उसमें ज़्यादातर जो है ना ग्रामर आते हैं। तो ग्रामर में मैंने जो आपसे व्हाट्सएप पे कोर्स शेयर किया है वो सारी चीज़ें अगर आप कवर करते हैं ना तो उसमें आपके सारे ग्रामर हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा मैंने जो कोर्स स्टार्ट किया है व्हाट्सएप पे ऑनलाइन, उसमें मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आपका चाहे भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आपके ग्रामर कवर करा दूंगा मैं। और उसकी फ़ीस जस्ट 1500 पर मंथ है। ठीक है, अगर आप इनरोल होना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, या कमेंट नीचे कर सकते हैं उस कोर्स में। ये वाला कोर्स मैं फ्री में करा रहा हूँ एसएसटी जनरल के लिए स्पेशली, या अगर दूसरे टेस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको एडवांटेज ये होगा कि आपके एसएसटी जनरल की भी तैयारी होगी और साथ में जो बाकी पोस्ट होते हैं सीटी, पीएटी, क्योंकि मैं ग्रामर भी साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, सो टाइम ज़ाय किए बगैर हम ग्रामर की पोर्शन की तरफ आते हैं, उसको ज़रा डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके, सो यूनिट नंबर 4 द डेफोडिल्स, क्लास 9 का इंग्लिश का जो ये वाला यूनिट है, इसमें जो ग्रामर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एक इन्फिनेटिव, जो कि इस एक्सरसाइज में मौजूद है। और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप पेपर देखते हैं तो उसमें से एक या दो एमसीक्यूज इन्फिनेटिव से वो ज़रूर देते हैं। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कि इन्फिनेटिव होता क्या है और किस तरह अगर इस टॉपिक पे एमसीक्यूज आते हैं तो आप उसको कैसे फाइंड करेंगे इन्फिनेटिव को, यानी इन्फिनेटिव की पहचान आप कैसे करेंगे। इन्फिनेटिव बहुत ही आसान है, बस आपने ज़रा गौर से इसको समझना है, इस वीडियो को देखना है। ओके, इन्फिनेटिव जो हमारे पास होता है वो हमारे पास, फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, यानी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उससे पहले अगर आप टू लगा लेते हो तो इसको हम कहेंगे इन्फिनेटिव। ठीक है, एज सिंपल इज दैट। वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उससे पहले आप टी ओ टू लगा दो तो ये क्या बन जाएगा, इन्फिनेटिव बन जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक जुमला मैं लिख देता हूं, द बेस्ट टीचर टू कॉल इज आमिर।
अब ये फिक्रा दिया होगा आपको, द बेस्ट टीचर टू कॉल इज आमिर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें इन्फिनेटिव कौन सा है, तो आप कैसे बताएंगे? आपको ये पता होना चाहिए कि कॉल जो है ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इससे पहले टू लगा है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इससे पहले क्या लगा है? टू लगा है। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बनाता है? इन्फिनेटिव बनाता है। तो इसमें टू कॉल जो है ये क्या है? इन्फिनेटिव है। इस तरह के मजीद कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टू गो, टू वॉक, टू सिंग, टू प्ले, टू रीड, ये सारे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है। इसके साथ अगर आप टू लगा देते हो, टी ओ, तो इन दोनों को हम एक साथ जो है ना पढ़ेंगे कि ये क्या है? इन्फिनेटिव है। ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस में अगर ये वाले लफ्ज आ रहे हों तो वो हमेशा क्या होंगे? इन्फिनेटिव होंगे। ठीक है, अच्छा अब आगे ज़रा देखते हैं कुछ। हम ये पढ़ते हैं कि इन्फिनेटिव जो है ना, इसका फंक्शन क्या होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए। ये तो जस्ट एक सिंपल शॉर्ट सा मैंने एमसीक्यूज बता दिया कि आप इन्फिनेटिव की पहचान कैसे कर सकते हो। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के से पहले अगर टू आ रहा हो, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने जुमला लिखा है, द बेस्ट टीचर टू कॉल इज आमिर। टू कॉल यहाँ पे हमारे पास इन्फिनेटिव है। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा समझना होगा इन्फिनेटिव को डिटेल के साथ, क्योंकि इसमें किसी तरह का भी एमसीक्यूज आपको दे सकते हैं। कंपटीशन ज़्यादा होता है, तो आपने थोड़ा टॉपिक को डिटेल से समझना होता है। अच्छा, इन्फिनेटिव को मज़ीद आप कैसे समझ सकते हैं? आपने ये पढ़ना होगा कि इन्फिनेटिव का सेंटेंस में काम क्या होता है। तो इन्फिनेटिव जो है ना, वो असल में वर्ब की एक फॉर्म है, लेकिन उसका जो काम होता है ना, वो नाउन का भी काम करता है। ठीक है, इन्फिनेटिव जो है ये असल में क्या होता है? वर्ब होता है, लेकिन ये काम किसका करता है? नाउन का भी काम करता है। ठीक है, तो वर्ब प्लस नाउन, उससे क्या बन जाता है? इन्फिनेटिव। यानी इन्फिनेटिव वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है, क्योंकि ये वर्ब का भी काम करता है, नाउन का भी काम करता है। ठीक है, नाउन का काम ये कैसे करता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। नॉन का मैंने आपको बताया था, अगर आपने मेरे पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली सीरीज देखी है तो मैंने आपको बताया था कि नॉन के दो फंक्शन होते हैं सेंटेंस में, या तो वो सब्जेक्ट का काम करता है या तो वो ऑब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, नॉन के कितने फंक्शन होते हैं? या तो वो सब्जेक्ट का काम करता है या तो वो ऑब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, अब अगर ये इन्फिनेटिव नॉन का काम कर रहा है तो इसका मतलब है कि इन्फिनेटिव भी जो है ना सब्जेक्ट का काम करेगा और ऑब्जेक्ट का काम भी ये करेगा। ठीक है, समझ आ गई? यानी इन्फिनेटिव जो है वो वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है। यानी वो वर्ब का काम भी करता है और नाउन का काम भी करता है। अब आपको पता है कि नाउन का मैंने बता दिया कि नाउन के दो काम होते हैं सेंटेंस में, या तो वो सब्जेक्ट का काम करता है या तो वो ऑब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, तो अगर ये सेंटेंस में जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कि जो इन्फिनिटी होता है वो सब्जेक्ट का काम भी करता है सेंटेंस में और ऑब्जेक्ट का काम भी करता है। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि इन्फिनेटिव सब्जेक्ट का काम कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक जुमला लिख देता हूं, टू फाइंड फॉल्ट इज इजी। यानी टू फाइंड फॉल्ट इज इजी। इसमें अगर टू फाइंड के नीचे लाइन लगा होगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा, क्या है, क्या भला है ये, तो आप सीधा लिखोगे कि ये क्या है? इन्फिनेटिव है। ठीक है, और ये यहां पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इन्फिनेटिव के किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का, नॉन का काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि नॉन का काम होता है सब्जेक्ट की तरह। सब्जेक्ट क्या होता है? द डूअर ऑफ एन एक्शन, यानी जो एक्शन करने वाला होता है या जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का, जिसके बारे में आप गुफ्तगू करते हैं, जिसको आप डिस्कस करते हैं, वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो टू फाइंड जो है ना, यहाँ पे हमारे पास इन्फिनेटिव है और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है कि ये सब्जेक्ट का काम कैसे करता है? टू अर्न इज ह्यूमन, यानी इंसान खता का पुतला है। ये जुमला आपने सुना होगा। तो टू अर्न जो है ना, यहाँ पे इन्फिनेटिव है और ये सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। देखो सब्जेक्ट की पहचान कैसे होती है कि सब्जेक्ट जो है ना सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में आता है। ठीक है,
ऑब्जेक्ट जो है ना सेंटेंस के आखिर में आता है, वर्ब जो है ना मोस्ट ऑफ द टाइम सेंटेंस के बीच में आता है, ठीक है, जो सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया कि सेंटेंस में सब्जेक्ट का भी काम करता है और ऑब्जेक्ट। अच्छा, हम देखते हैं कि जो इन्फिनेटिव है वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कैसे करता है, ठीक है। मैं इस वीडियो को शॉर्ट करने जा रहा हूँ, तो जल्दी जल्दी से मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट का काम भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टू रीड, मुझे पढ़ना पसंद है। आई लाइक वर्ब है ना, टू रीड क्या हो गया, इस वर्ब का ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फिनेटिव है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी इन्फिनेटिव यहाँ पे ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। आई लाइक टू स्विम, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो टू स्विम जो है वो भी हमारे पास एक इन्फिनेटिव है और वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। या फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लिख दूं, हिज ग्रेटेस्ट प्लेजर इज टू सिंग, उसकी जो सबसे बड़ी खुशी है वो क्या है कि वो गाना गाए। तो टू सिंग हमारे पास क्या है, इन्फिनेटिव है और ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो आपको इन तीन चीज़ों का पता होना चाहिए कि इन्फिनेटिव जो होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर टू लग जाता है तो ये इन्फिनेटिव बन जाता है, बट दिस इज़ नॉट द ऑलवेज द केस। ये जस्ट बेसिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल के साथ मैं इस पर नहीं जाता क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो इतना डिटेल के साथ वो भी आपको कोई मास्टर लेवल के ग्रामर, ये यानी ये नहीं वो कहते कि आपने कोई पीएचडी कर रखी है ग्रामर में, तो जस्ट आपने मिडल बेसिक से मिडल लेवल तक ग्रामर पढ़नी है, ठीक है, ज़्यादा एडवांस लेवल पे नहीं जाना है, ठीक है। कुछ ऐसे इन्फिनेटिव्स भी होते हैं जिसमें आपको ये पता नहीं चलता कि ये इन्फिनेटिव है, लेकिन वो इन्फिनेटिव होता है। यानी इन्फिनेटिव की सबसे जो आसान पहचान है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर टू लगता है तो मोस्टली ये क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है। ये तो हर सूरत में इन्फिनेटिव होगा, लेकिन कुछ इन्फिनेटिव ऐसे होते हैं जिनके साथ टू नहीं लगता है, विदाउट टू वाले इन्फिनेटिव्स, उस पर कभी टाइम मिला तो वो भी डिस्कस करूंगा, लेकिन वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का हो जाता है, ठीक है। फिर आपने ये बात याद रखनी है कि इन्फिनेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट का भी काम करता है और ऑब्जेक्ट का भी काम करता है, वो भी मैंने आपको समझा दिया। फिर आपसे एमसीक्यूज ये भी पूछा जा सकता है कि इन्फिनेटिव का काम क्या होता है सेंटेंस में, यानी कि वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो वर्ब का भी काम करता है और नॉन का भी काम करता है। तो वर्ब और नॉन का काम किसका होता है, इन्फिनेटिव का होता है, ये मैंने आपको बता दिया। और एक दूसरी चीज़ होती है जो वर्ब का भी काम करता है और नॉन का भी काम करता है, और वो कौन सी चीज़ होती है, हमारे पास दो चीज़ें होती है जो वर्ब का काम भी करती है और नाउन का काम भी करती है। एक तो इन्फिनेटिव है, दूसरा हमारे पास जेरेंट होता है। जेरेंट जो होता है वो भी वर्ब का काम करता है और नॉन का काम भी करता है, और इन्फिनेटिव भी वर्ब का काम करता है और नॉन का काम करता है। तो ये दोनों एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक, इसमें एक टॉपिक रह रहा है क्योंकि मुझे थोड़ा सा इमरजेंसी में मुझे जाना पड़ रहा है, तो इस वजह से मैं इस वीडियो को यहाँ पे कट कर रहा हूँ। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जिस भी बंदे ने इस ग्रामर कोर्स को मुकम्मल पेड जो मेरा कोर्स है, अगर इसमें इनरोल होना है तो काइंडली वो मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता करें या नीचे कमेंट करें। मैंने कोर्स शुरू किया है बिल्कुल बेसिक लेवल से ग्रामर लेकर एडवांस लेवल तक मैं पढ़ा रहा हूँ, जस्ट 1500 रुपीज़ पर मंथ में। तो अगर उसके मैं वीकली बेसिस पे टेस्ट भी ले रहा हूँ, उसकी इवेल्युएशन करा के उसको जो है ना मैं बता भी रहा हूँ कि आपकी ये गलतियाँ हैं। और उसका फ़ायदा ये है कि जो वो वाले रिकॉर्डेड लेक्चर थे उसको मैंने प्राइवेट रखा है, ठीक है, क्योंकि इंसान मेहनत करता है तो यूट्यूब से जो अर्निंग होती है वो इतनी जल्दी तो नहीं आती ना, पता नहीं अर्निंग आएगी तो हम जिंदा भी होंगे या फिर नहीं। लेकिन फ़िलहाल तो जो मैं अर्निंग कर रहा हूँ वो इस ऑनलाइन कोर्स के ज़रिए से ही कर रहा हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं होते अब तो हमारे पास कहाँ है पैसे, हम भी तो इसलिए लगे हैं ना, जो मेहनत कर रहे हैं इतना कुछ कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ कमा सके ना, हमारा भी तो टाइम ज़ाया हो रहा है ना। आप मेहनत को भी तो देखें, ये फ्री वाले मैं बना रहा हूँ आपके लिए, तो आप ज़रा थोड़ी सी अप्रिशिएशन भी दिखाया करें। इतने डम ना बने कि वीडियो को देखकर जो है ना बस आप चले जाओ। वीडियो को जब आप देखते हो अगर आपको कोई फ़ायदा मिल रहा है तो ज़रा लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो दूसरा टॉपिक है जेरेंट, उसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड।